हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हैप्पी हरनायक आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। मैं पिछली वीडियो में एसेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं। आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए चलते अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचे और आप आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य। इसको इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ ध्यान दीजिएगा, किस मैं जब कोई भी बात बोलूँ या किसी भी चीज़ पे जब जिक्र करूँ तो उस पर फोकस करिएगा। ठीक है, आपको आसान से आसान भाषा में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। प्रयास क्या करूँगा बताऊँगा, आप देखिएगा यहाँ पर खुद। आज का हमारा टॉपिक क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य। कई जगह आपको ये इम्परेटिव सेंटेंस के जगह पे यहाँ पे आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य के जगह पे आदेशात्मक वाक्य मिलेगा। क्या मिलेगा? आदेशात्मक वाक्य, कुछ ऐसा करके। ठीक है, आदेशात्मक वाक्य कुछ ऐसा करके मिलेगा। तो अब घबराइएगा बिल्कुल नहीं, दोनों का मतलब सेम होता है। देखिए मैंने लिखा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने जो लिखा है उसको ध्यान से देखिए। जिस वाक्यों के द्वारा आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव का बोध होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या लिखा है मैंने? जिन वाक्यों के द्वारा या जिस वाक्यों के द्वारा, मतलब जिस तरीके से आप मॉडिफाई इसको कर लें, आप बता ले जाएं, फर्क नहीं पड़ता। बस आपको 4 ही चीज़ बतानी है, 3 से 4 चीज़ बतानी है, आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव। बस यही चीज़ बताना है। अब जिस तरीके से बता दे, अगर आपसे कोई पूछे इम्परेटिव सेंटेंस बताइए किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो आप ये कहेंगे जिस वाक्यों के द्वारा आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव का बोध होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही कि इम्परेटिव सेंटेंस से कहते हैं। इसमें एक और खासियत होती है, क्या कि इसमें सब्जेक्ट होता है, क्या? यू। इसमें सब्जेक्ट यू होता है, पहले से ही मौजूद होता है, लेकिन वो छिपा रहता है, उस वाक्य में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इन सारी चीज़ों को हम जब चलेंगे, जब वाक्य पे चलेंगे, सेंटेंस जब बनाएंगे, तो वहाँ आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। यहाँ पर सिर्फ आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए कि इसमें क्या क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है, किसी भी टॉपिक को सीखने से पहले यदि आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं तो आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी, ज़िंदगी भर प्रॉब्लम होगी। जब तक पढ़ेंगे तब तक प्रॉब्लम होगी और घूम फिर के फिर वहीं पहुंचेंगे जहां उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हैं? पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखिए। ठीक है, तो मैंने इसमें ये बताया है। इसका डेफिनेशन भी इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया है। सेंटेंस विच हैज सम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन आर सजेशन इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। क्या लिखा? A sentence which has some command, request, advice or suggestion is called an imperative sentence। यानी जिन वाक्यों के द्वारा, सीधी सीधी बात बताई जा रही है, ये सेंटेंस विच हैज सम कमांड क्या करते हैं? ये जो सेंटेंस होते हैं, ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है, ये क्या करते हैं? सम कमांड, कुछ कमांड करते हैं। तो क्या कमांड करते हैं? रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट का कमांड करते हैं, एडवाइस, सजेशन, यानी इन 3 चीज़ों का ये जिक्र करते हैं और इन्हीं से हमें पता चलता है कि ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है, मैंने लिखा है इन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ओ की या ए की मात्रा होती है। क्या होती है? इन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी, बस इतना जानिए। जैसे मैं कहूँ मोहन जाओ, देखिए इसमें ओ की मात्रा है, ध्यान से देखिए यहाँ ओ की मात्रा है कि नहीं, ये वाली मात्रा है ना, ओ की मात्रा, मोहन जाओ। तो ये है एक इम्परेटिव सेंटेंस। मैं कहूँ कृपया करके कृपया मुझे
कृपया अपना पेन दीजिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कृपया मुझे अपनी कलम दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ए देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है, समझ रहे हैं? रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट, समझ रहे हैं? वही रिक्वेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। रिक्वेस्ट किया जा रहा है आप किससे कि कृपया आप अपनी मुझे कलम दीजिए, यानी किसी से पेन मांगा जा रहा है। तो आप ऐसा थोड़ी ना कहेंगे ए पेन दो, अपना पेन दो, ऐसे तो कह नहीं सकते हैं। आप उससे प्यार से बोलेंगे कृपया मुझे अपनी कलम दीजिए, तो ना वो आपको देगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो वाक्य होगा, इन वाक्यों में आपको या तो ओ की मात्रा देखने को मिलेगी या तो ए की मात्रा देखने को मिलेगी। और मैंने इसको ये सोच के यहाँ पे लिखा ताकि आप किसी भी वाक्य को, यदि ये वाला और ये, इन दो डेफिनेशन है, इंग्लिश में भी लिखा मैंने, हिंदी में भी लिखा, यदि आप इसको पढ़ के समझ न पाएँ तो आप ये देख के समझ जाएं कि यह इम्परेटिव सेंटेंस है। पहचान के लिए छोटी सी बात लिखवाइए, इसको जरूर लिखिएगा। आगे देखिए हमारा जो अगला रूल है वो क्या है। इन वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले क्रिया के प्रथम रूप को लिखा जाता है, फिर कर्म को लिखा जाता है तथा फिर अन्य शब्दों को लिखा जाता है। अगर आप साधारण भाषा में कहें, इसमें बताया जा रहा है जो स्ट्रक्चर है इसका, इसमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे। वर्ब में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? V1 लिखेंगे, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, पहला प्रथम रूप, क्रिया के प्रथम रूप को लिखेंगे, यानी वर्ब का प्रथम वर्ब V1 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? तो कर्म लिखेंगे, यानी कर्म लिखेंगे क्या? ऑब्जेक्ट। और फिर क्या लिखेंगे? अदर वर्ड, अन्य शब्दों को। अदर वर्ड्स, यही हम लिखेंगे इसमें, V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट तो यू छिपा रहता है। हम किसी भी काम को, यानी इसमें जितने भी वाक्य आएंगे, जैसे जैसे मैं आगे चलूँगा आपको बताऊँगा, इसमें कुछ ऐसे भी वाक्य हैं जहाँ आपको यू नहीं मिलेगा, कुछ और मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ और है, मैं वहाँ बताऊंगा। ये रूल 1 है, रूल नंबर 1, जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें जो सेंटेंस आएंगे उसमें सब्जेक्ट यू होगा और उस सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग किसी काम को किया जाएगा। समझ रहे हैं? किसी काम को किया जाएगा, उस सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग हम उस सेंटेंस को बनाएंगे, लेकिन वहाँ सब्जेक्ट सिर्फ यू दिखेगा नहीं, आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो होता तो है लेकिन छिपा होता है। और इसका स्ट्रक्चर इसलिए यहाँ से शुरुआत होता है, V1 फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। जो इसका सब्जेक्ट यू है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें कहीं देखने को आपको मिलेगा नहीं, कहीं किसी सेंटेंस में आपको देखने को मिल भी सकता है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अपने चलते हैं सेंटेंस की ओर, एग्जाम्पल बनाएंगे अब, वहाँ से आपको क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे बैठ जाओ। ठीक है, बैठ जाओ। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि इस वाक्य में, यानी जो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें या तो ओ की मात्रा आएगा, समझ रहे हैं, या फिर ए की मात्रा आएगा। यही दो मात्रा आएगा आपको, मतलब यही दो मात्रा आपको इन वाक्यों में मिलेगा। तो आप इन सारे वाक्यों में यदि खोजेंगे तो देखिए इसमें भी ओ की मात्रा आया है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ देखिए ए की मात्रा आया है। देखिए मैंने बोला था ना ए की भी मात्रा आएगा, यहाँ ए की मात्रा आया है, यहाँ ओ की मात्रा और ओ की मात्रा। यानी आप केवल जो मैंने एक छोटी सी बात जो उसमें लिखा था, मैंने डबल इन्वर्टेड कामा में करके ऐसे कि इन वाक्यों में ओ की मात्रा या ए की मात्रा आती है, वो भी लास्ट में, अंत में ये सब आती है। तो आप केवल ये देखकर समझ जाएंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस
है। ठीक है, तो अब देखिए इसको बनाने का नियम हमने बताया था आपसे कि V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड, यानी कहने का मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो वाक्य रहेगा उसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ब, सबसे पहले वर्ब, लेकिन वर्ब का प्रथम रूप फर्स्ट फॉर्म, फिर हम क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, जो उसमें ऑब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो अदर वर्ड यानी अन्य शब्दों को उसके बाद लिखेंगे। यानी यही दो मुख्य इसमें मेन है कि पहले इसको लिखना है फिर इसको लिखना है, उसके बाद जो शब्द आया रहेगा, जिस प्रकार से हम सेंटेंस टेंस जो बनाते हैं उसी नियमानुसार हम इसको बाकी अदर शब्दों को लिखते हैं। ठीक है, और एक बात क्या मैंने बताया कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है यू वो छुपा होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। समझ रहे हैं, इस बात को अभी आपको समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाहता था, वहाँ एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ध्यान दीजिए, लिखा है बैठ जाओ, तो बैठ जाओ, इसमें क्या लिखा है, बैठ जाओ। पहले आप बताइए, जो बैठ जाओ मैंने लिखा है, बैठ जाओ, इसमें वर्ब कौन है, इसमें वर्ब कौन है, बैठ जाओ। तो जो इसमें बैठो, बैठो यानी बैठना जो है, बैठना, बैठना ये एक वर्ब है। समझ रहे हैं, ये एक वर्ब है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वर्ब को मैंने बताया, सबसे पहले वर्ब लिखेंगे पहले नंबर पर, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, सिट, और ऑब्जेक्ट क्या है, डाउन। सिट डाउन यानी बैठ जाइए। समझ रहे हैं, बैठ जाइए यानी बैठ जाओ। अगला क्या है, खाना खाओ, अगला है खाना खाओ यानी ईट फूड। क्या है, खाना, पहला क्या है, खाना, यानी खाना जो है, खाना EAT, ये जो इट है ये एक वर्ब है, और मैंने बताया कि पहले वर्ब लिखेंगे फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो वहाँ पे हमने लिखा क्या, खाना, खाना वर्ब है तो पहले हमने लिखा इट, और खाओ तो फूड। समझ रहे हैं, ओहो, इन वाक्यों को देखिए, मैंने बताया कि इन वाक्यों में क्या होता है, आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, या तो ओ का मात्रा देखने को मिलेगा या ए की मात्रा को देखने को मिलेगा, यही दो मात्रा आपको मिलेगा। आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ 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 इन तीन वाक्यों में, ऊपर के तीन वाक्यों में और 1 2 3 और नीचे के तीन वाक्यों में आपको ओ की मात्रा देखने को मिल रही है, यानी ये वाली मात्रा देखने को मिल रही है। समझ रहे हैं, लेकिन इस वाले वाक्य को देखिए, इस वाले वाक्य को, इसमें आपको ए की मात्रा देखने को मिल रही है, यानी ए वाली मात्रा देखने को मिल रही है। तो मैंने आपसे बताया था कि इस वाक्य को पहचानने का सिर्फ छोटा सा तरीका क्या है, कि इस वाक्य को ध्यान से देखिएगा और देखिएगा वहाँ ए की मात्रा है या ओ की मात्रा है। यदि इन दोनों में से कोई दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं, और उसमें सब्जेक्ट जो है यू वो छिपा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा तुरंत कि वो है इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ बैठ जाओ, इसमें बताया नहीं जा रहा किसको बैठने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हमको पता है कि सब्जेक्ट यू है वो छुपा हुआ है, यानी किसी को, तुमको ही बैठने के लिए कहा जा रहा है, यानी कोई व्यक्ति है यू सब्जेक्ट, उसी को हम बैठने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे। समझ रहे हैं कि बैठ जाओ, जैसे मैं, मेरे सामने कोई रहे तो मैं उसे कहूँगा बैठ जाओ, यानी उसी को तो मैं कह रहा हूँ, यानी सब्जेक्ट कौन हुआ, यू हुआ, तो मैं उसी को कह रहा हूँ बैठ जाओ। वैसे यहाँ पे कहा जा रहा है बैठ जाओ। और मैंने इसमें बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए, सबसे पहले हम लिखते हैं V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं हम, V1 के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड। मैंने बताया था, ठीक वही यहाँ पे काम करेंगे। इसमें देखिए बैठ जाओ, इसमें जो बैठना है, बैठना यानी बैठ जाओ, जो बैठना है वो है वर्ब, तो यानी सीट लिखा मैंने पहले, फिर डाउन यानी नीचे बैठ जाओ। बताया जा रहा है कि बैठ जाओ, तो आप कहाँ बैठेंगे, बैठेंगे तो किस चीज़ पे ही बैठेंगे, तो वही बात यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ जो वर्ब, इस सीट वर्ब है और ये यहाँ पे डाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए खाना खाओ, यानी खाना खाने की बात हो रही है, तो जो यहाँ पे खाओ दिखाई दे रहा है आपका, खाओ, ये क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। तो वर्ब क्या है, ईट। तो मैंने यहाँ पहले लिखा है वर्ब ईट। मैंने बताया सबसे पहले हम V1 को लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। समझ रहे हैं। अब इसमें अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं जाने की बात कर रहा हूँ, कहीं जाने की बात कर रहा हूँ, तो जो गो है
वो वर्ब का, ये भी वर्ब है लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन जो वेंट होता है इसी का गो का होता है वेंट, लेकिन और ये है सेकेंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, और इसी का होता है गॉन, ये है थर्ड फॉर्म। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये आपको याद करनी होगी, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैक्सिमम जो वर्ब होता है उसके अंत में ईडी जुड़ता है, ठीक है, ईओडी जुड़ता है, ठीक है। आप वहाँ से जब आप वर्ब को पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे, तो वहाँ से आप समझिएगा, मैं यहाँ बताऊँगा नहीं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैंने पहले लिखा है वर्ब को, फिर लिखा है मैंने ऑब्जेक्ट को, फूड को, समझ रहे हैं, खाना खाओ यानी ईट फूड। फिर लिखा दरवाज़ा खोलो, खोलना है आप क्या है, वर्ब है, तो पहले मैंने लिखा ओपन, ओपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आप देख सकते हैं। अगर मैं लिखता ओपेंड, ओपेंड, तो ये वर्ब का फर्स्ट सेकेंड फॉर्म भी होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है ओपेंड, समझ रहे हैं। मैंने अभी बताया था ईडी, ज़्यादातर आपको वर्ब के अंतिम जो थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म होता है उसमें आपको ईडी देखने को ही मिलता है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से समझेंगे, मैं यहाँ बताऊँगा नहीं बार बार, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाता है। देखिए अगला है कृपया बैठ जाइए, वो प्लीज़, देखिए जब भी आपको कृपया आएगा, कृपया की बात होगी, आपसे जब कोई विनम्र निवेदन करेगा, कृपया बैठ जाइए, कृपया अपनी किताब को मुझे दीजिए, कृपया मुझे अपना कलम दीजिए। यदि इन सब हम बातों को कहें, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कृपया बैठ जाइए, यानी किसी से कहा जा रहा है विनम्र निवेदन होकर कि कृपया बैठ जाइए, तो हम क्या करेंगे, कृपया के लिए प्लीज़ लगाएंगे। लेकिन बहुत बच्चे होते हैं जो प्लीज़ को लास्ट में लगाते हैं, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, आप लोग प्लीज़ को पहले लिखिएगा, ठीक है। कृपया बैठ जाइए तो पहले लिखिए प्लीज़, उसके बाद जिस कृपया आया आगे, कृपया के लिए हमने लिख दिया प्लीज़, मैंने बताया प्लीज़ पहले लिखिएगा। उसके बाद जो वाक्य बैठ जाइए जैसे बनाए जा रहे तो वैसे बनाएंगे। बैठ जाइए, बैठना वर्ब है, पहले लिखेंगे सिट, फिर बैठ जाइए यानी जहाँ बैठने की बात हो रही है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, डाउन। जैसे मैं कहूँ बैठ जाइए, आप कुर्सी पे बैठे हैं, ठीक है, या किसी और कहीं और बैठे हैं, तो आप बैठेंगे तो शायद सीधी सी बात है कहीं बैठेंगे ही, तो इसलिए वहाँ जो डाउन होता है, वो जो डाउन है वहाँ डाउन क्या करता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे सिट वर्ब है, डाउन ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखिए इस दरवाजे को खोलो, बताया जा रहा है कि इस दरवाजे को खोलो, तो ध्यान दीजिएगा, इस दरवाजे को खोलो, इसमें वर्ब क्या है, खोलो, खोलना क्या है, वर्ब है, तो मैंने लिखा पहले ओपन, ओके। फिर देखो, फिर मैंने बताया कि आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, तो क्या खोलने की बात हो रही है, दरवाजे को, तो दरवाजे को खोलने की बात हो रही है, तो जो दरवाजा है वो क्या है, वो है डोर, यानी दरवाजे खोलने की बात करिए। लेकिन ये आप कहेंगे कि दिस क्यों आया, तो अरे भाई ये दिस इसलिए आया है क्योंकि ये सब मिला के यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। खोलो पहले लिखेंगे, खोलना का स्पेलिंग यानी ओपन लिख दिया मैंने, फिर लिखेंगे इस दरवाजे को, यहाँ पे जो इस दरवाजे की बात हो रही है ये पूरा ऑब्जेक्ट है, यानी मैं बात, जैसे मेरे सामने कोई, मैं हूँ यहाँ पे कोई मान लीजिए दरवाज़ा है, जैसे मान लीजिए दरवाज़ा है, तो मैं किसी से कह रहा हूँ कि इस दरवाजे को खोलो, तो यानी मैं बता रहा हूँ कि इसी दरवाजे को खोलना है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो इस दरवाजे को खोलने की बात हो रही है, ये पूरा ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा दिस डोर, यानी इस दरवाजे को खोलो, ठीक है। जब भी इस दरवाजे को खोलने की बात होगी, जब भी किसी वाक्य में इस आएगा, ठीक है, इसे, इसको, यदि इस टाइप का आए तो वहाँ पे दिस का प्रयोग करिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया। लेकिन जहाँ उस आए, इसे उस दरवाजे को खोलिए, उस दरवाजे को खोलो। मैं अगर ऐसा बोलूँ तो यहाँ पे आप डैट लिखिएगा, ओके। इसके लिए दिस, उसके लिए डैट, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। आगे देखिए क्या है, खिड़की को बंद करो, तो मैंने बताया पहले वर्ब लिखेंगे तो बंद करना क्लोज, फिर खिड़की को, तो मैंने लिखा है द विंडो। यहाँ पे द क्यों लगाया है, क्योंकि बताया जा रहा है यहाँ पे कि खिड़की को खोलो। मैं जिस खिड़की की बात कर रहा हूँ यानी उस खिड़की से मैं परिचित हूँ, तो जिससे आप परिचित होते हैं, जिसके बारे में आप कुछ जानते हैं, और उसकी जब बात की जाती है, उसकी जब चर्चा की जाती है, तो वहाँ द का प्रयोग होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ खिड़की को खोलो, तो मैं बता रहा हूँ किस खिड़की को खोलने की बात हो रही है, हम जानते हैं, इसलिए वहाँ द का प्रयोग हुआ है। इसलिए यहाँ पे आपको विंडो के आगे द देखने को मिल रहा है, समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अपनी किताब को पेज नंबर 50 पर खोलो,
समझ रहे हैं। तो देखिए मैंने पहले बताया कि पहले वर्ब खोजेंगे, तो वर्ब क्या है, खोलना, ओपन लिख दिया। अब मैंने आपसे एक बात बताया था कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है यू, वो छुपा होता है, और मैंने ये भी बताया था कि हम ऑब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो अपनी के लिए हम क्या लिखें, इसलिए हम लिखें योर, समझ रहे हैं। जहाँ यू होता है वहाँ अपने के लिए हम क्या लगाते हैं, तो योर लगाते हैं। हाँ, इसलिए मैंने लिखा ओपन योर बुक, यानी अपनी किताब, ओपन फिर योर बुक, अपनी किताब को खोलना है किस पर, पेज नंबर 50 पर। तो ऐट द पेज नंबर 50। अब ऐट क्यों लगाए हैं, क्योंकि किताब के लिए ऐट ही लगाया जाता है, आप ऑन नहीं लगा सकते, समझ रहे हैं। ऑन एट इन आप कहेंगे तो मैं इस पर आपको प्रॉपरली एक वीडियो बना के, बेहतरीन वीडियो बना के दूंगा, जिससे आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ध्यान दीजिए, मैंने अभी जो आपको यहाँ पे बताया वो आप समझ गए होंगे। ज़्यादा एग्जाम्पल लिखने का कोई मतलब नहीं है, आपको कम से कम एग्जाम्पल में समझ में आए, ताकि आप सब के सब कर लें, है ना। तो आप ध्यान से इसको अगर देखें तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई ऐसा भी वाक्य है जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले रूल की ओर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। अगला रूल हमारा है रूल नंबर 2। इसमें है, यदि किसी व्यक्ति को उसके नाम या अन्य किसी संबोधन से पुकारा जाए तो ऐसे शब्दों को वाक्य के आरंभ में कॉमा द्वारा पृथक करके लिखा जाता है। मैंने क्या बताया कि जब किसी वाक्य को, ठीक है, किसी नाम से या किसी संबोधन से, यानी किसी भी व्यक्ति को, मतलब जिसकी भी हम बात करें, जो भी हो जिसकी भी हम बात करें, यदि उसको हम किसी नाम से पुकारें या किसी संबोधन से पुकारें, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे राम है, एक लड़का है, मैं उसके नाम से बुला रहा हूँ राम। राम काम छोड़ दो, राम मत पढ़ो, राम पढ़ो। जैसे मैं अगर उसके नाम से पुकार रहा हूँ या किसी अन्य संबोधन से पुकार रहा हूँ, मान लीजिए राम डॉक्टर है, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर ऑपरेशन रोक दो, डॉक्टर इसका तुरंत अभी ऑपरेशन करो। मैंने जो भी मैं कहूँ, किसी नाम या संबोधन, जिस भी चीज़ से मैं उसको पुकारूँ, उसको बोलूँ, वहाँ पर क्या होगा, उस वर्ड को भी लिखेंगे, लेकिन कब लिखेंगे, उस वर्ड को लिख के कॉमा लगाएंगे, यानी इस वर्ड को कॉमा के द्वारा पृथक करके लिखते हैं। पृथक करके लिखने का मतलब बांट के लिखते हैं, अलग करके लिखते हैं, समझ रहे हैं। पृथक करके लिखा जाए, यानी पृथक करके लिखने का मतलब उसको अलग करके लिखें। जैसे मोहन अपनी किताब पढ़ो, तो यहाँ पर देखिए जो मोहन उसके नाम से पुकारा जा रहा है, यानी नाम या संबोधन मैंने बताया था अभी। तो मोहन अपनी किताब पढ़ो, तो यहाँ पे जो मोहन है देखिए उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, और इस कॉमा क्या करता है, ये कॉमा क्या करता है, पृथक करता है, यानी अलग कर देता है, बांट देता है, इसको अलग इसको अलग, समझ रहे हैं। तो हम मोहन, पहले मोहन को लिखेंगे, इंग्लिश भी जब बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे मोहन और फिर कॉमा लगा देंगे। और अपनी किताब पढ़ो, जिस प्रकार हम पीछे, यानी जस्ट पीछे वाले रूल में हम इम्परेटिव सेंटेंस को बना रहे थे, पहले वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड, वैसे ही यहाँ से कॉमा के बाद वही काम करेंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, कॉमा के पहले जो लिखा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर इसके बाद जो बचेगा उसको हम जैसे ही इम्परेटिव सेंटेंस के पिछले वाले रूल में कर रहे थे, सेम वैसे ही करेंगे। पहले क्या करते थे, वर्ब, तो वर्ब क्या है, रीड, फिर क्या है, अपनी किताब को, यानी टी योर बुक। मोहन अपनी किताब पढ़ो, तो मोहन फिर कामा रीड योर बुक, समझ रहे हैं। योर क्यों लगाया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट यू होता है, समझ रहे हैं, इसलिए योर लगाया गया है। मैंने बताया था आपको कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है, जो छिपा होता है। तो मोहन रीड योर बुक, यानी मोहन अपनी किताब पढ़ो। मेरी बात को समझिएगा, मैं क्या बताना चाहता हूँ। यदि मैं मोहन को कहूँ कि मोहन रीड मोहन बुक, ऐसा कहूँ तो अच्छा लगेगा। यानी मैं मोहन को कह रहा हूँ कि मोहन अपनी किताब पढ़ो, तो उसको, किसी को जब मैं कह रहा हूँ तो उसके लिए योर ही लगेगा, आप समझ रहे हैं। तो मोहन रीड योर बुक। अगला देखिए, लड़के खेल के मैदान में जाओ, तो जो लड़के हैं उसको देखिए मैंने कामा करके लिख दिया, यानी पृथक करके अलग कर दिया है। कामा जो उसको पृथक कर दिया, यानी अलग कर दिया, बांट दिया है। तो मैंने यहाँ लिखा बॉयज़, यानी लड़के, बॉयज़, अधिक लड़के हैं तो बॉयज़। यहाँ पे आप दो भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कौन से लड़के हैं, लेकिन आप नो लगाइए। जब कामा नाउन जो होता है वो जब सिंगुलर नंबर में होता है तो वहाँ द का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे आप प्लूरल नंबर के बाद भी यहाँ पे, इसके पहले भी आप द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी ठीक है, और इसके आगे आप द लगा दें तभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लड़के
के लिए बॉयज। तो अब आगे है खेल के मैदान में जाओ। तो पहले मैंने बताया था वर्ब खोजेंगे तो जाओ, जाओ के लिए गो। अब देखिए अब यहाँ पे टू इन द प्लेग्राउंड क्या लगा है, खेल के मैदान में, यानी जब कहीं जाया जाता है, घर जाओ, मार्केट जाओ, दिल्ली जाओ, लखनऊ जाओ, पंजाब जाओ, हरियाणा जाओ, कोलकाता जाओ, महाराष्ट्र जाओ, जहाँ भी जाने की बात कही जाए, जहाँ भी जाने की बात कही जाए वहाँ टू का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए मैंने आप क्या लिखा, गो टू, यानी टू क्यों लगाया, क्योंकि कहीं जाए कि जाने की बात हो रही है। तो कहाँ जाने की बात हो रही है, कि इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में। और सेम इसी प्रकार से ये सब वाक्य, नीचे के 2 वाक्य बने, आप समझ सकते हैं। देवियों और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, लिसन टू मी, यानी मेरी बात सुनो। समझ रहे हैं, सब वही उसी रूल पे बना है। अगला देखिए, मैंने आगे बताया नोट पॉइंट में क्या लिखवाया है। निगेटिव सेंटेंस के लिए V1 से पहले डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने इसके पिछले वाले वाक्य में बताया जा, सिट डाउन, यानी बैठ जाइए। अगर मैं कह दूं, अगर इसको निगेटिव बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, पहले लिख दूंगा डू नॉट सिट डाउन। ये जो डू नॉट है ना, डू नॉट, इसका अर्थ होता है मत। मत का मतलब ये निगेटिव सेंस देता है। डू नॉट निगेटिव, यानी मत बैठो। यहाँ बताया जा रहा है मत बैठो। सिट डाउन बैठ जाओ, और डू नॉट सिट डाउन मत बैठो। इसको हम छोटे से इसको हम छोटा करके भी लिख सकते हैं। डू नॉट के जगह पर केवल डोंट लिख दें, डोंट लिख दें तो ये हो जाएगा डोंट सिट डाउन, यानी मत बैठो। समझ रहे हैं, डू नॉट को छोटे से रूप में लिख सकते हैं डोंट। तो इस बात को समझते रहिएगा। और आगे मैंने एक चीज़ और लिखा है, नेवर, यानी नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। मैं कहूँ, जैसे एक वाक्य और था, ईट फूड, खाना खाओ। मैं कहूँ कभी खाना मत खाओ, तो आप पहले लिखेंगे नेवर, फिर लिखेंगे EAT ईट फूड, नेवर ईट फूड। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो सबसे पहले या तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे या नेवर का प्रयोग करेंगे। हम डू नॉट लिखें या केवल डोंट लिख दें, बात एक ही है। इसके जगह पे हम केवल इतना लिख सकते हैं, गलत नहीं है, आपको मर्जी है या ये, आपकी जो इच्छा हो आप वो लिखिए, ठीक है। तो ठीक है, ये रूल खत्म होता है। हम चलते हैं अगले रूल की ओर। समझ रहे हैं ना, यहाँ भी आप निगेटिव सेंटेंस, जब यहाँ आप निगेटिव प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, इस मोहन के बाद नहीं करेंगे। मैंने बताया था वर्ब से पहले किया जाता है, ठीक है। तो यानी इस मोहन को लिखेंगे, लेकिन इसको मोहन के बाद कमा लगाएंगे ही लगाएंगे। जैसे मैं कहूँ मोहन अपनी किताब मत पढ़ो। मैं कहूँ मोहन अपनी किताब मत पढ़ो, तो यहाँ आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे बस पहले मोहन लिखेंगे, यहाँ पे मोहन लिखेंगे और अपनी किताब मत पढ़ो। तो मैंने बताया था V1 से पहले हम क्या लगाएंगे, नॉट, नेवर, डोंट, मतलब जो भी हम लगाएंगे, इसे डू नॉट को डोंट भी लिख सकते हैं और नेवर लिख सकते हैं। यानी नेवर जहाँ आएगा वहाँ नेवर, और जहाँ डू नॉट आएगा वहाँ डू नॉट यूज़ तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। पहले तो मोहन लिख लेंगे, जो पृथक करने वाला शब्द होगा उसको लिख के अलग कर लेंगे। अब ये बच गया हमारा सिंपल वाला, जो भी पढ़े इसके पहले। तो इसमें देखिए जो वर्ब क्या है, रीड है। तो रीड के पहले हम क्या करेंगे, डू नॉट या डोंट या नेवर, जो भी जिसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे। समझ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर भी। अब ऐसा नहीं कि हम मोहन ऐसे लिख दें, मोहन डोंट, अब हेजा कामा लगाएं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मोहन के बाद कामा लगा है, तो यहाँ पे आप मोहन के बाद कामा लगाइए। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम लिख रहे थे डोंट, ऐसे मैं इसको लिखूँ डोंट रीड योर बुक, या फिर मैं इसको यहाँ पे डू नॉट भी लिख सकता हूँ। समझ रहे हैं, डू नॉट रीड योर बुक। तो आपको जैसे सुविधा लगे आप वैसे लिखिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। अगला रूल हमारा है रूल नंबर 3। इसमें क्या है, जब इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा कार्य करने का निर्देश तुम यानी यू के लिए न होकर किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है, तो अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले लेट का प्रयोग किया जाता है। फिर जिस व्यक्ति के बारे में निर्देश होता है उसे कर्म के रूप में लिखा जाता है। फिर क्रिया का प्रथम रूप लिखा जाता है। क्या लिखा मैंने कि जो रूल तीसरा है उसमें क्या है कि जब निर्देश यू के लिए न होकर, बस 3 ही बात है ये इसमें कि निर्देश क्या होगा,
जो निर्देश होगा यानी जो भी काम किया जाएगा इसमें निर्देश होगा वो यू के लिए नहीं होगा। यानी जो निर्देश हम अभी तक कर रहे थे गो देयर, सिट हियर, कम इन, समझ रहे हैं, जो भी निर्देश हम दे रहे थे यू के लिए दे रहे थे, लेकिन अब यू के लिए न होकर किसी अन्य के लिए होगा। निर्देश किसके लिए होगा? किसी अन्य के लिए, किसी अन्य के लिए। पहला काम, यू के लिए निर्देश नहीं होगा, किसी अन्य के लिए निर्देश होगा। दूसरा क्या है? इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, लेकिन ऑब्जेक्ट इसके बाद हम लिखेंगे क्या? ऑब्जेक्ट को। जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला रूल हमारा है, जब इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा कार्य करने का निर्देश तुम यानी यू के लिए न होकर किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है तो अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले लेट का प्रयोग किया जाता है। फिर जिस व्यक्ति के बारे में निर्देश होता है उसे कर्म के रूप में लिखा जाता है। फिर क्रिया का प्रथम रूप लिखा जाता है। मैंने क्या बताया? तीसरे रूल में मैं क्या बता रहा हूँ कि जब इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा कार्य करने का निर्देश यू के लिए नहीं होगा। पहला काम क्या होगा कि जो इसमें जो वाक्य आएंगे, इसमें जो हम पढ़ेंगे, जो हम ये पढ़ रहे हैं तीसरा रूल, इसमें जो निर्देश दिया जाएगा वो यू के लिए नहीं होगा, किसी अन्य व्यक्ति के लिए होगा। यू को छोड़कर किसी अन्य के लिए होगा, लेकिन यू के लिए नहीं होगा। पहला काम ये है। दूसरा क्या है? तो क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? तो अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करते हैं। यानी जब यू के लिए निर्देश नहीं होगा, किसी अन्य के लिए होगा, तो पहला काम क्या करेंगे हम? लेट का प्रयोग। लेट का प्रयोग सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? फिर जिस व्यक्ति के बारे में निर्देश होता है उसे कर्म के रूप में लिखा जाता है। जैसे अब किसी भी व्यक्ति के बारे में निर्देश होगा उसे कर्म के रूप में लिखा जाएगा। जैसे अगर ही हो, अगर ही के बारे में जैसे वह, मैं कहूँ वह, तो वह के लिए आप ही लिखेंगे। जैसे किसी व्यक्ति को कहूँ वह, तो वह के लिए आप लिखेंगे ही। लेकिन इसको हम सब्जेक्ट के रूप में ना लिख के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, यानी कर्म के रूप में लिखेंगे। देखिए कहा जा रहा है उसे कर्म के रूप में लिखेंगे, तो यानी हम ही ना लिखकर हिम लिखेंगे। समझ रहे हैं? समझिएगा। अगर सी है, फीमेल के लिए है, सी है, स्त्रीलिंग के लिए है, तो हम यहाँ हर लिखेंगे। अगर दे है तो हम क्या लिखेंगे? देम लिखेंगे। यानी सीधी सी बात है, इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है, सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखना है। दूसरा दो काम हो गया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? फिर क्रिया का प्रथम रूप लिखा जाता है। यानी तीसरे बार हम क्या लिखते हैं? क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। इसमें 3 पॉइंट है, इस 3 पॉइंट को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और मैं जो भी चीज़ यहाँ पे लिखवा रहा हूँ वो आपकी इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पेन लेकर उसको नोट करना वहीं स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसलिए लिखवा रहा हूँ। हम चलते हैं सीधे एग्जाम्पल की ओर। इसमें एक छोटी सी बात और बता दूँ, ऐसे वाक्यों के अंत में दो आता है। यानी क्या आता है? दो आता है। यदि आपको ये न समझ में आए, यदि आपको इसमें प्रॉब्लम है, निर्देश उद्देश्य ये सब क्या कहा जा रहा है, तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी निर्देश मैंने बता रहा हूँ कि इंगित किया जा रहा है किसी अन्य के बारे में बात करेंगे, यू के बारे में बात नहीं करेंगे। निर्देश का मतलब ये, ऐसे वाक्यों के अंत में दो आता है। क्या आता है? दो आता है। जैसे उसे वहां जाने दो, मैंने क्या बताया था? सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, तो हमने लेट का प्रयोग किया। फिर मैंने बताया कि जिस भी व्यक्ति के बारे में निर्देश होगा उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो देखिए इसमें निर्देश किसके बारे में है? मुझे को हम क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। मुझे के लिए हम क्या लिखते हैं? आई, सब्जेक्टिव केस आई। लेकिन जब हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, इसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, बात एक क्या है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई, यानी मुझे के लिए हम लिखते हैं आई। लेकिन जब हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, कर्म के रूप में लिखेंगे, तो आई को क्या लिखते हैं? मी लिखते हैं। इसलिए मैंने देखिए यहाँ क्या लिखा? मी लिखा। दूसरी बात यही कहा जा रहा है कि लेट का प्रयोग पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम कर्म के रूप में लिखेंगे। यानी जो भी निर्देश होगा उसको हम कर्म के रूप में लिखेंगे। समझ रहे हैं? इसे यहाँ पर निर्देश क्या है? मुझे। यहाँ पर हमें निर्देश मिला है मुझे, तो मुझे को हम सब्जेक्ट के रूप में आई न लिखे। ये नहीं कि ये पहले दिख रहा था हम यहाँ पे आई लिख देंगे, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। आई नहीं, हम इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, यानी कर्म के रूप में लिखेंगे। तो आई की जगह हम क्या लिखते हैं? मी लिखते हैं। बात को समझिएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा मी, यानी और उसके बाद मैंने बताया कि अंत में क्या करेंगे? V1, यानी वर्ब का प्रथम रूप लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर खेलने के लिए क्या होता है? प्ले। तो प्ले लिखा, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फिर दूसरा सेंटेंस, उसे वहाँ जाने दो।
उसे वहाँ जाने दो। इसमें क्या लिखा मैंने, सबसे पहले मैंने लिखा लेट, लिखा लेट क्योंकि जब भी इस प्रकार का वाक्य आएगा तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट से प्रारंभ ही करेंगे। लेट लिख दिया, फिर वहाँ क्या है, उसमें क्या है, उसे के लिए लिखते हैं क्या, ही। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, हिम। हिम क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने बताया था कि निर्देश को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, कर्म के रूप में लिखेंगे, तो मैंने लिखा हिम। फिर बताया कि वर्ब का प्रथम रूप लिखेंगे, तो वर्ब क्या है, जाना, यानी जाने दो, जाने की बात हो रही तो गो, और कहाँ जाने की बात हो रही है तो वहाँ के लिए क्या लिखेंगे, देयर। समझ रहे हैं, काफ़ी आसान है, पिछले वाले से आसान हमको लगता है यही है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, ध्यान से पढ़िएगा। बच्चों को पढ़ने दो, तो पहले करेंगे लेट लिख लेंगे, सबसे पहले लेट तो लिखना ही है, फिर बच्चों को पढ़ने दो, लेट। अब यहाँ पे देखिए बच्चों की बात कही जा रही है ना, तो द चिल्ड्रेन, जिस बच्चे की बात हम द क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमें पता है किस बच्चे की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने लिखा द चिल्ड्रेन रीड। अब देखिए बच्चों की बात, बच्चे जो है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन सब्जेक्ट के रूप में भी चिल्ड्रेन ही होगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के रूप में भी चिल्ड्रेन होगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी क्या होगा, चिल्ड्रेन होगा। समझ रहे हैं, वैसे ही अगर मैं कहूँ राम, तो सब्जेक्ट के रूप में भी राम ही होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी राम ही होता है। समझ रहे हैं, जो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, आई वी यू दे ही सी इट, समझ रहे हैं, आई वी यू दे ही सी इट, इन सभी को हम बदलते हैं केवल। समझ रहे हैं, यही सब बदलता है, बाकी सब तो अपने वैसे के वैसे ही आ जाता है। बाकी सब मैंने उसी प्रकार लिखा है, आप देख सकते हैं। एक चीज़ और, यहाँ उन्हें यहाँ मत बैठने दो, जब निगेटिव आएगा तो यहाँ केवल नॉट का प्रयोग किया जाता है, और भी क्या कब किया जाता है, तो वर्ब से पहले। देखिए ध्यान से देखिए, उन्हें यहाँ मत बैठने दो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो लेट लिखेंगे, उसके बाद कर्म लिखेंगे, लेकिन कर्म उसके बाद हम लिखेंगे जिसके बारे में निर्देश होगा, लेकिन उसको लिखेंगे कर्म के रूप में। तो देखिए पहले मैंने लिखा लेट, फिर यहाँ क्या है, उन्हें यहाँ पर निर्देश हमें क्या मिला है, उन्हें, तो उन्हें का मतलब दे, सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, दे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट के रूप में जाएंगे तो दे का देम हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, देम। अब देखिए देम लिखा, अब इसमें बताया जाए कि मत बैठने दो, तुम ध्यान दीजिएगा, वर्ब से मैंने पिछली वीडियो में ही बताया, जस्ट पिछले वाले रूल में बताया है कि V1 से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। देखिए नॉट, सीट, इसमें बैठना है सीट, और सीट से पहले देखिए नॉट का प्रयोग किया, नॉट सिट हियर। मैंने वहाँ बताया था डू नॉट या डोंट, नेवर, ये बताया था, लेकिन इसमें क्या करते हैं, केवल नॉट का प्रयोग किया, निगेटिव के लिए केवल नॉट का प्रयोग किया जाता है। ओके, और नॉट, जैसे डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, हम नॉट का प्रयोग करेंगे, केवल क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। और एक बात और बता दूं, नेवर आएगा, कभी नहीं आएगा, तो नेवर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है उससे अलग है, समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे केवल नॉट का प्रयोग करते हैं, बस इतना ही समझिए। बच्चों को मत खेलने दो, तो पहले हम लिखेंगे लेट, पहला काम, फिर चिल्ड्रेन, आप समझ रहे हैं, द चिल्ड्रेन क्यों लिखा, क्योंकि निर्देश बच्चों के लिए है, तो द चिल्ड्रेन, फिर नॉट क्यों लगाया, क्योंकि इसमें मत है, मत का नहीं होता है, यानी नॉट। अब खेलने दो, तो वर्ब से पहले लगाएंगे, तो वर्ब क्या है, प्ले से पहले नॉट लगा दिया, समझ रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला रूल हमारा है, जब इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा कोई प्रस्ताव दिया जाता है तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले लेटस का प्रयोग किया जाता है, फिर क्रिया के प्रथम रूप को लिखा जाता है, उसके बाद कर्म लिखा जाता है। क्या बताया जा रहा है कि जब कोई प्रस्ताव दिया जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेटस, पहला काम लेटस का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले लेटस का प्रयोग, ठीक है, लेटस प्रयोग, बस इतना लिखिए, लेटस प्रयोग, सबसे पहले क्या करेंगे, लेटस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर क्रिया के प्रथम रूप को लिखेंगे, क्रिया का जो प्रथम रूप होगा वो लिखेंगे, यानी V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद कर्म लिखेंगे, तीसरे में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 स्टेप को करेंगे, वाक्य बन जाएगा। और ऐसे वाक्य क्या होते हैं, जब किसी इंपरेटिव सेंटेंस में, सब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा कोई प्रस्ताव दिया जाता है, प्रस्ताव जैसे आओ खाना खाने चले, आओ पढ़ने चलें, आओ लिखने चलें, यानी कहने का मतलब 2 लोग होंगे या 2 से अधिक लोग होंगे, आप एक लोग को प्रस्ताव दीजिए, यानी एक लोग को सूचना दीजिए, प्रस्ताव दीजिए कि चलिए आज पढ़ते हैं, चलिए आज गोवा चलते हैं, ऐसे कुछ भी हो। अगर मैं कहूँ अपने दोस्तों से चलो आज लखनऊ चलते हैं, चलो आज चिड़ियाघर चलते हैं,
तो मैं उनको प्रस्ताव दे रहा हूँ। तो यहाँ जहाँ प्रस्ताव देने की बात आएगी और हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख लेंगे, आप लोग समझ सकते हैं। इसके शुरुआत में क्या आता है, आओ आता है, आओ। मैक्सिमम वाक्यों में अधिक से अधिक 99% वाक्य 99% वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें आओ आता है प्रस्ताव देने के लिए, ठीक है। आओ टहलने चले, इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारा क्या काम है, लेट अस लिखेंगे, लेट अस लिखेंगे। उसके बाद करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें देखिए वर्ब कौन है, टहलना, ठीक है। और एक काम और है, चलना। दो चीज़ है यहाँ पे, दो चीज़ है। लेकिन टहलने हम जा किस लिए रहे हैं? यहाँ पे जो टहलना है, जो टहलना है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, टहलना। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे तो सब समझ में आएगा, नहीं ध्यान देंगे तो कुछ। वॉक और गो, यहाँ पे दो वर्ब आपको दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे गो है ये वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे वॉक जो है वो वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आओ टहलने चले। हम चल रहे हैं कहाँ? हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन किस लिए? टहलने के लिए। तो जिस काम के लिए जा रहे हैं, यानी जो भी काम हम जाके करेंगे तो वही तो होगा कर्म, और कर्म को ही बोलते हैं इंग्लिश में क्या, ऑब्जेक्ट। तो देखिए आओ, ठीक है, मैंने बताया ऐसे वाक्यों में आओ आता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लेटस लिख लेंगे, फिर यहाँ पे वर्ब कौन काम कर रहा है, चले, यानी चलने वाला काम कर रहा है, यानी जाएंगे हम लोग, तो जाने के लिए क्या लगाते हैं, गो लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया गो, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे टहलना जो है वो कर रहा है काम ऑब्जेक्ट का, और हम जा रहे हैं किस लिए, टहलने के लिए जा रहे हैं। देखो आओ टहलने चले, समझ रहे हैं। और यहाँ पे वर्ब तो है, अब ऐसे नहीं लिखेंगे लेट अस गो वॉक, लेट अस गो वॉक, ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम वॉक से पहले फार लगाएंगे। वॉक से पहले फार क्यों लगाएं? क्योंकि हम जा रहे हैं किस काम के लिए, टहलने के लिए। मैंने बताया आओ टहलने चलें, तो हम चलेंगे, ठीक है, लेकिन किस लिए चल रहे हैं, टहलने के लिए चल रहे हैं। इसलिए के लिए क्या करते हैं, के लिए का जहाँ सेंस आता है वहाँ क्या यूज करते हैं, फॉर। बस आप इतना ही जानिए अभी, ठीक है। आगे देखिए, अगला सेंटेंस देखिए, आओ अब खेलें। तो मैंने बताया पहले लेटस लिखेंगे, लेटस। अब खेलने के लिए क्या है, प्ले, तो प्ले लिख दिया। और अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो अब यहाँ पे मैंने लिखा आपका इंग्लिश नाउ, नाउ, ठीक है। और फुल स्टॉप, हर वाक्य के अंत में फुल स्टॉप रहेगा, ध्यान रहे। आओ स्कूल चलें, तो लेटस गो टू स्कूल। मैंने बताया था जब कहीं जाया जाता है तो टू लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर गो के बाद टू लगाए, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्कूल लगाए, ठीक है। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, हरियाणा, कहीं भी जाएं आप, कहीं भी जाने के लिए आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ओके। इस प्रकार मैंने इन सारे वाक्यों को बनाया है। नीचे के दो वाक्य हैं जो थोड़ा सा आपको दूसरे टाइप के दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो भी सेम ही है। मैंने बोल रहा हूँ लिखो और मुझे लिखने दो, यानी हम दो लोग हैं या दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ लिखो, कई लोग भी हो सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ लिखो, यानी उन सबको बोल रहा हूँ लिखो और मुझे लिखने दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखो और मुझे लिखने दो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए भी हम वही काम करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, लिखो और, इतना का इंग्लिश हम लिखेंगे लिखो और। तो मैंने क्या लिखा, राइट एंड। और फिर जैसे मुझे लिखने दो, जैसे ये बन रहा था वैसे ही बनाएंगे, लेटस मी और राइट, लेटस मी राइट। मैंने क्या बताया, सबसे पहले लेटस, फिर लेटस, उसके बाद क्या करेंगे, हम लेटस लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का है। अलग टाइप का क्यों है बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए, धैर्य बनाए रखिए, बिल्कुल समझाऊंगा मैं आपको अच्छे तरीके से। यहाँ पे लिखो और मुझे लिखने दो, ठीक है। राइट एंड लेटस मी राइट। एक छोटी सी बात मेरी ध्यान, यदि आप मेरे एक छोटी सी बात पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया था दो वाला, और वहाँ मैंने बताया था सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, निर्देश, जिसके बारे में देखिए यहाँ पे आया है लास्ट में दो आया है ना। तो मैंने आपसे बताया था जहाँ निर्देश देने की बात आएगी, किसी के बारे में निर्देश दिया जाएगा, दो से निर्देश दिया जाता है। और जहाँ निर्देश देने की बात होगी वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम पहले हम लिखते हैं जिसके बारे में निर्देश होता है उसको लिखते हैं। लेकिन किस रूप में लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जिसके बारे में निर्देश होता है उसको लिखते हैं, लेकिन उसको लिखते हैं किस रूप में, तो ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक वहाँ पे यही काम हो रहा है, मुझे लिखने दो, यानी इसको हम निर्देश दे रहे हैं। यानी यहाँ पे निर्देश क्या है, ध्यान दीजिएगा, मुझे लिखने दो। तो यहाँ पे जो मुझे है, इसलिए यहाँ पे देखिए ये
वर्ब से पहले आ गया, और देखिए मुझे के लिए आई होता है लेकिन यहाँ पे मी लगा, क्यों लिखा है? क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। राइट एंड लेट अस मी राइट, ओके। वैसे ही देखिए पढ़ो और मुझे पढ़ने दो, तो पहले तो हम पढ़ो और का लिखिए लेंगे, रीड एंड, जो भी और से पहले जो रहेगा उसको हम पहले लिख लेंगे, रीड एंड। अब आगे मुझे पढ़ने दो तो आगे हम क्या करेंगे? लेट अस मी रीड, मी क्यों लिखे? मुझे के लिए आई, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यहीं आपका इंपरेटिव सेंटेंस समाप्त होता है।